हाँ तो बच्चों, आप सभी को नहीं, अपना माइक ऑफ करके रखिए बेटा, सिर्फ वीडियो ऑन करके रखिए। तो आज दिनांक 3 जुलाई वर्ष 2021 है। साइंस 1 हम लोग कर रहे थे और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 10th H1 H2 दोनों के लिए। ये मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ और प्लस रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो जो लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से, उनको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, वो उसमें से भी इस लेक्चर को पूरी तरह समझ लेंगे। तो साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण कर रहे थे। इसमें इन 3 प्रश्नों के उत्तर को हमने देखा। उसके बाद में न्यूटन ने क्या कार्य किया था वो हमने देखा। फिर वृत्ताकार गति के समय अभिकेंद्री बल क्या होता है, कैसे कार्य करता है, वो हमने समझा। केपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम बताए थे, वो 3 नियम क्या होता है वो हमने कल समझा, पिछले लेक्चर में समझा। और मैंने शुरू किया था न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन ने का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, हाँ इसका नियम क्या है न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि विश्व के प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को निश्चित बल द्वारा आकर्षित करता है, और यह जो बल है यह उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि द्रव्यमान का गुणनफल जितना ज़्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ज़्यादा होगा, इसलिए समानुपाती लिखा है। और दूरी के वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती, प्रतिलोम अनुपाती का मतलब हुआ कि उल्टा अनुपात होता है। दूरी का वर्ग अगर ज़्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, दूरी का वर्ग यदि कम होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो। जैसे कि 2 चुंबक है, यदि उनकी दूरी बढ़ा दी जाए तो उनका बल कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा। 2 चुंबक है और लोहा है, उनको उनकी दूरी कम कर दिया जाए तो आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो दूरी कम होने पे बल बढ़ता है, दूरी ज़्यादा होने पे बल कम होता है, इसलिए प्रतिलोम अनुपात कहा गया है। अब देखो, जब हम सूत्र लिखते हैं, ये अनुपात का चिन्ह है। ये देखो, ये जो चिन्ह है अनुपात का, यहाँ F का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। M1 और M2 उन 2 पिंडों का द्रव्यमान है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो जो समानुपात में होता है वो हमेशा अंश में लिखा जाता है ऊपर, और जो प्रतिलोम अनुपात, जिनका में प्रतिलोम अनुपात होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो बल और M1 और M2 के गुणनफल में समानुपात था, इसलिए M1 M2 ऊपर लिखा गया है। दूरी के वर्ग में प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए नीचे लिखा गया है। अनुपात के चिन्ह को जब हम बराबर में बदलते हैं तो वहां पर एक स्थिरांक लिखना पड़ता है। वहां पर ये स्थिरांक g लिखा है, g। तो F इज इक्वल टू जी M1 M2 बटे डी स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है, इसे याद रखना, ये बहुत जरूरी सूत्र है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ये न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग लिखना। उसके बाद में ये वाला स्टेप लिखना। उसके बाद में देखो क्या करना है आपको, फिर ये वाला स्टेप लिखना है। F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, हाँ। तो अब देखो उसके बाद क्या लिखना है लास्ट में, ये g क्या होता है, ये g क्या है देखो नीचे दिया गया है। g क्या है, g देखो, g एक स्थिरांक है जिसे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। g क्या है वो लिख देना, और इस g का मान क्या होता है, g का मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई प्रणाली में g की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर ये क्या क्या लिखोगे, फिर से बता रहा हूँ, ये जो नियम बताया है न्यूटन ने वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का, नियम लिखो। उसके बाद ये लिखो, उसके बाद ये सूत्र लिखो, फिर g क्या होता है वो लिखो, g एक स्थिरांक है। फिर इसकी एसआई प्रणाली में इकाई क्या होती है,
और इसका मान क्या होता है। इस पेज में इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं, तो अपने नोटबुक में लिख करके रखिए। हो जाएगा ये काम। ठीक है। अब देखो, अब हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केपलर ने ग्रहों के गति से संबंधित नियम बताए थे, लेकिन लेकिन कोई ग्रह इन नियम का पालन क्यों करता है, इसका कारण जो है केपलर नहीं समझा पाए थे। तो उसको क्या किया जी, किसी ने कुछ कहा? क्या नहीं समझा बेटा? हाँ, उसका कारण न्यूटन ने समझाया था। यस, अब वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन ने कैसे समझाया था। देखो, तो न्यूटन ने देखो, न्यूटन ने ये गणितीय एक एक्सप्रेशन किया था, गणितीय डेरिवेशन किया था। उससे उसने सिद्ध किया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के वर्ग के ये प्रतिलोम अनुपाती होता है। तो उसमें उसने केपलर के नियम का उपयोग किया था। तो देखो, ये जो अब मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको बोलते हैं? एक समान वृत्ताकार गति या अभिकेंद्री बल का परिणाम, या फिर इसको ये भी बोलते हैं एक सेकेंड, इसे वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी हम कह सकते हैं। ये इस स्वाध्याय में है। देखो, स्वाध्याय में एक प्रश्न पूछा गया है, आपको स्वाध्याय में बता रहा हूँ, स्वाध्याय पे ले चलता हूँ। स्वाध्याय में एक प्रश्न है, देखो क्या प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये ई देखो, ई देख रहे हो? केपलर के 3 नियम लिखना है, तो 3 नियम आपको आते ही हैं। उसके बाद क्या पूछा? यह स्पष्ट कीजिए कि उन नियमों के कारण न्यूटन को अपना गुरुत्व सिद्धांत प्रतिपादित करने में कैसे मदद हुई। तो न्यूटन का गुरुत्व सिद्धांत यही है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, न्यूटन का गुरुत्वीय सिद्धांत। तो इसमें एक हेडिंग ये भी डाल देना। यहाँ 2 हेडिंग ऑलरेडी दिया है, एक समान वृत्ताकार गति, फिर अभिकेंद्री बल का परिमाण, और एक और डाल देना न्यूटन का गुरुत्वीय संबंधी नियम, जो वहाँ एक्सरसाइज में जो अभी मैंने आपको बताया स्वाध्याय में। एक हेडिंग और डाल दो, न्यूटन का गुरुत्वीय संबंधी नियम। शुरू करें? कैसे करना है ये? माइक आप लोग बंद रखिए बेटा। देखो, यहां पर हम लोग ये मान लेते हैं कि कोई पिंड है जो वृत्ताकार गति हो रही है। उसकी गति कैसे हो रही है? वृत्ताकार। या ऐसा मान लो कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार चक्कर लगा रही है। यद्यपि वृत्ताकार नहीं होता, दीर्घ वृत्ताकार होता है, पर यहां हम वृत्त मान रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला सूत्र इसमें ये लिखना है, फर्स्ट सूत्र, F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। ये F क्या है? ये अभिकेंद्री बल का सूत्र है। F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। अभिकेंद्री बल मैंने आपको बताया था, जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होती है, तब उस पिंड पर केंद्र की दिशा में बल लगता है, जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस अभिकेंद्री बल का सूत्र है F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। ये समझ में आया आपको? पहला स्टेप, F इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप वेग का सूत्र होता है, वेग। ये देखो, इसमें v का मतलब क्या होता है? वेग। तो v का सूत्र यहां लिख रहे हैं, v का सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब कोई चीज अगर वृत्त
वृत्ताकार घूम रही है, वृत्त के आकार में घूम रही है, तो उसकी जो दूरी है, मतलब एक चक्कर अगर उसने लगाई तो उसकी दूरी यानी परिधि हो गई, वृत्त की परिधि। यहां पर दूरी क्या है? वृत्त की परिधि है। और समय क्या होगा? एक चक्कर लगाने को आवर्त काल कहते हैं, तो आवर्त काल समय हो गया। अब वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर, आवर्त काल को हम कहते हैं टी। तो v का मान क्या आ गया? 2 पाई आर अपॉन टी। तो ये जो सूत्र था F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसमें ये v का मान डाल दिया। देखो v के जगह पे क्या लिख दिया? ये जो हमें 2 पाई आर अपॉन टी था, ये लिख दिया है। पहला सूत्र एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा सूत्र v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। फिर ये v का जो मान है वो पहले में रख दिया है, पहले में स्थापित कर दिया, v का मान रख दिया। अब v का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये m तो ऐसे ही रख दिया है। फिर पाई का भी वर्ग है तो पाई स्क्वायर। फिर ये स्मॉल r का भी वर्ग कर दिया, स्मॉल r का वर्ग। लेकिन नीचे भी एक r है, इसलिए ऊपर r का वर्ग है और नीचे r है, तो r का वर्ग में और r कट जाएगा, एक r कट जाएगा तो एक ही r बचेगा। फिर इसके बाद ये t है, देखो तो t लिख दिया। यहां तक कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है ना यहां तक? हाँ। अब देखो, अब आगे क्या किया है इसके बाद में। आपको केपलर का नियम याद होगा, केपलर ने बताया था कि आवर्त काल का वर्ग और दूरी का घन ये समानुपात में होते हैं, स्थिर होते हैं। याद है? हाँ। तो देखो, देखो यहाँ पर टी स्क्वायर तो है, यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर क्यू होना चाहिए ना। केपलर का नियम लगाने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? आर क्यू होना चाहिए। तो इस आर को आर क्यू करने के लिए क्या किया? आर स्क्वायर से गुणा कर दिया। ऊपर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो इसलिए आर स्क्वायर से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे। तो तो आर स्क्वायर से ऊपर गुणा करेंगे तो आर क्या बन जाएगा? आर क्यू बन जाएगा। और नीचे टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर भी आ जाएगा। अगर नहीं समझ रहा हो तो रोकना बेटा मेरे को। ऊपर आर स्क्वायर से गुणा किया तो आर क्यू हो गया, नीचे टी स्क्वायर पहले से ही था। अब आर स्क्वायर से ऊपर गुणा किया तो आर स्क्वायर से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे भी आर स्क्वायर आ गया। अब आगे देखो, केपलर के नियम के अनुसार ये जो मान है टी स्क्वायर और आर क्यू, ये अनुपात हमेशा स्थिर होता है, अचर होता है। तो ये स्थिर है, के है, ये के हो गया। फिर ये 4m पाई स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर को छोड़ के यहाँ जितना भी चीजें हैं सब अचर, अचर है, स्थिर है। ये पूरा का पूरा अचर है। हाँ बोलो। हाँ मैं भेजूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है ये। तो यहाँ पर देखो 4m पाई स्क्वायर ये अचर है, स्थिर है, और केपलर के नियम के अनुसार ये भी स्थिर है। तो सब का सब स्थिर हो गया, इसलिए हम क्या कर, जो स्थिर है उसको हम सबको हटा देंगे। 4m पाई आर क्यूब टी स्क्वायर, ये सब स्थिर होने के कारण ये सब हट गया, और यहाँ 1 लिख दिया मैंने, और ये अनुपात का चिन्ह लग गया। अपने माइक बंद करिए। तो देखो ये फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। इससे, इस सूत्र से न्यूटन ने सिद्ध कर दिया कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पिंड के दूरी के वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती होता है। अभी मैंने बताया था कि जो नीचे लिखते हैं वो हमेशा प्रतिलोम अनुपाती होता है। अभी पीछे सूत्र मैंने बताया था कि जो नीचे जो होता है वो F के प्रतिलोम अनुपाती होता है। तो नीचे देखो, देखो नीचे यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है, तो इससे न्यूटन ने सिद्ध कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोम अनुपाती होता है। इस चीज को केपलर नहीं सिद्ध कर पाए थे, इसको न्यूटन ने सिद्ध किया।
तो यही आपको स्वाध्याय में लिखना है बेटा, इसको बार बार प्रैक्टिस करो। फिर से बोल रहा हूं, पहला सूत्र क्या है, F बराबर mv² r। दूसरा सूत्र क्या है, V बराबर 2πr/t। फिर ये V का, हाँ बोलो। अभी जो मैंने आपको बताया था ना, सेकंड का क्या बल बोला था, सेकंड का ई, हाँ सेकंड का ई में देखो केपलर के 3 नियम लिखना है और फिर ये लिखना है कि स्पष्ट कीजिए कि नियम के कारण न्यूटन को अपना गुरुत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित करने में कैसे मदद हुई। तो केपलर के 3 नियम लिखने के बाद ये जो मैंने अभी आपको समझाया वो लिखना है। ओके, और सिर्फ लिखो मत बेटा, याद कर लो अच्छे से। पहले ये सूत्र लिखना, F बराबर mv²/r। फिर ये जो V है इसका सूत्र लिख देना, V बराबर 2πr/t। फिर V का मान डाल देना, V का मान डाल दिया। उसके बाद में नीचे R है, ऊपर r² है, तो r² का एक r कट जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर इसको r³ करने के लिए, r⁻³ करने के लिए r² से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब इसमें r² को छोड़ के सारी चीजें अचर हैं, इसलिए जो भी अचर है उसको 1 लिख दिया और ये बराबर के जगह पे अनुपात का चिन्ह लगा दिया। और ये आ गया सूत्र F प्रतिलोम अनुपात है r² के। तो इससे सिद्ध होता है कि पिंड का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके बीच के दूरी के वर्ग के प्रतिलोम अनुपात में होता है। हाँ, ये सेकेंड ई का आंसर है। सेकेंड ई में केपलर के 3 नियम लिखने हैं और ये जो यहाँ एक्सप्लेन किया है ये लिखना है। हाँ, अब इसके बाद, हाँ बोलो बेटा। गाइड में आंसर बेटा लिख तो सकते हो, लेकिन गाइड में बहुत घुमा फिरा के और बहुत कठिन उत्तर दिया होता है, उसमें बहुत बड़ा उत्तर कठिन घुमा फिरा के दिया होता है, तो थोड़ा सा इसको तैयार करना कठिन पड़ता। चलो, तो न्यूटन का जो सूत्र था F = G m1 m2/r², इसके अनुसार कुछ सवाल देखो यहां पर दिया गया है। महेंद्र और विराट 1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, उनके द्रव्यमान 75 और 80 किलोग्राम है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालेंगे देखो। तो उनकी यहाँ दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो यानी कि r हो गया 1 मीटर। दूरी है r लिखते हैं ना, r कोई कभी r लिखते हैं या d भी लिख सकते हैं। ये जो दूरी है, ये दूरी को r भी लिख सकते हैं और d भी लिख सकते हैं, यहाँ पर r² भी लिख सकते हैं, d²। तो यहाँ दूरी कितनी दी है, यहाँ दूरी 1 मीटर दी गई है, इसलिए देखो यहाँ पर r = 1 लिखा है, 1 मीटर। फिर इसमें एक आगे देखो, इसमें द्रव्यमान कितना है, 75 और 80 द्रव्यमान है, तो इसलिए यहाँ m1 75 किलोग्राम, m2 80 किलोग्राम। g का मान मैंने अभी अभी समझाया था, वो हमेशा स्थिर रहता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब हमें दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, महेंद्र और विराट के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो सूत्र क्या है, F = G m1 m2/r²। G का मान यहां हमने डाल दिया, m1 का मान डाल दिया 75 किलो, m2 80 किलो, दोनों के बीच की दूरी 1 है, इसलिए r का मान 1 डाल दिया। अब देखो क्या करेंगे, 6.67 × 75 × 80, इसका आप गुणा करोगे तो इतना आंसर आएगा। ये आएगा 4002, ऐसा आंसर आएगा 4002, 4.002 आएगा, बराबर सही बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है, -11, देखो 10⁻−11 है। अब फाइनल आंसर ना हमेशा एक अंक के बाद दशमलव लगाने का है। फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ दशमलव जो है 1 2 3 अंक के पीछे लग जाएगा। 3 अंक के पीछे लगने के कारण ये -11 में +3 करना पड़ेगा, -11 +3 करना पड़ेगा, तो ये -7 हो जाएगा।
जितना अंक हम पीछे गए हैं उतना ही यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। -11 में उतना 3 करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो -11 में +3 करोगे तो -11 + 3 -7 न्यूटन हो जाएगा। समझे? हाँ, तो ये जो है ये महेंद्र और विराट के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है। 10⁻⁷ का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब है कि 0.000000 ऐसा 7 जीरो लिखेंगे तब आके 4002 होगा, यानी बहुत कम हो गया। ये जो मान है ये बहुत कम हो गया। तो यह बल क्या है? नगण्य है, मतलब इतना कम है कि इसको गिनती में ही नहीं है। लेकिन अगर जो है घर्षण बल 0 हो जाए, यानी महेंद्र बेंच पर बैठा है और बेंच और महेंद्र में घर्षण बल है, वो अगर 0 हो जाए तब जो है गुरुत्व इस बल के द्वारा वो महेंद्र की ओर महेंद्र विराट की तरफ सरकेगा। महेंद्र क्यों सरकेगा विराट की तरफ? क्योंकि उसका वजन कम है। जिसका वजन कम होता है वो हमेशा अधिक वस्तु की तरफ सरकती है। गुरुत्वाकर्षण बल में भी देखो, सारी चीजें पृथ्वी की तरफ क्यों गिरती हैं? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है और बाकी चीजों का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है। तो महेंद्र जिस बेंच पे बैठा है वो अगर घर्षण बल 0 हो जाए तो ये बल बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी इस बल के द्वारा भी वो विराट की तरफ सरकेगा। तो उसका त्वरण और सरकने का वेग यदि ज्ञात करना है तो हम न्यूटन के समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन का समीकरण क्या था? ये सूत्र आपने 9th में पढ़ा होगा, V = U + AT, फिर S = UT + ½ AT², फिर V² = U² + 2AS। ये 3 सूत्र हैं जिसे न्यूटन का समीकरण कहते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है, मैं आपको बाद में ट्रिक दे दूंगा, तीनों समीकरण फटाक से याद हो जाएगा आपको। हाँ, बाद में बताऊंगा वो सूत्र। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ त्वरण यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो महेंद्र है वो विराट की तरफ सरक रहा है, तो सरकते समय उसका त्वरण कितना होगा और उसके सरकने का वेग कितना होगा, ये हम ज्ञात करेंगे न्यूटन के समीकरण से। तो क्या दिया देखो, ऊपर के उदाहरण में महेंद्र के बेंच घर्षण रहित होगी तो विराम अवस्था से शुरू होने पर 1 सेकंड बाद महेंद्र का विराट की ओर सरकने का वेग कितना होगा, यह हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर विराम अवस्था से शुरू हो रहा है, तो यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा। महेंद्र पर कितना बल लग रहा है, हमने अभी बल निकाला देखो। तो महेंद्र पर लगने वाला बल इतना है, महेंद्र का द्रव्यमान इतना है। न्यूटन के दूसरे नियम से महेंद्र के ऊपर बल का कारण त्वरण जो है, बल के कारण त्वरण कितना होगा, A है, त्वरण A मान लिया। त्वरण हमें ज्ञात करना है। त्वरण मतलब जब किसी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है या घटती है तो हम लोग बोलते हैं अभी त्वरण में है। जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही तो धीरे धीरे तेज होते जाती है, उसका वेग बढ़ता जाता है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि त्वरण है, ये त्वरण में है ये। या फिर कभी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो देखो धीरे धीरे गाड़ी रुकती है और रुक जाती है, तो वेग का धीरे धीरे कम होना या धीरे धीरे बढ़ना, इसको बोलते हैं त्वरण। कोई चीज जब सरकने लगती है तो धीरे धीरे उसका वेग बढ़ने लगता है बल के कारण, तो उसमें एक त्वरण होता है, वेग होता है। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, देखो एक सूत्र है, F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण का एक सूत्र है, F = ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर ma का एक सूत्र है, F बराबर ma। उस सूत्र के अनुसार A बराबर F बटे A हो जाएगा। फिर F का मान डाल दिया और m का मान डाल दिया। अब इसमें अगर 4.002 में 75 से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, 0.534 आएगा शायद। कितना आएगा? नहीं, कुछ और आएगा बेटा। हाँ, इसको आप लोग भाग देके बताओ कितना आंसर आएगा।
तो ये जब आप इसको भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.0534 आएगा। अब हमको एक अंक के बाद दशमलव लगाना होता है। फाइनल आंसर में एक अंक के आगे दशमलव लगाने के लिए दशमलव को 2 अंक राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। दशमलव जब 2 अंक राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये जो घात होता है इसमें -2 करना पड़ता है। तो -7 -2 करने पर ये -9 हो जाएगा। तो ये हमें त्वरण मिल गया। अब 1 सेकंड के बाद उसका वेग कैसे निकालेंगे? न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम लिख देंगे, v बराबर u प्लस at। अब आरंभ में महेंद्र स्थिर अवस्था में था, इसलिए u का मान 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। a का मान हमने ऊपर निकाला है तो a का मान डाल दिया। समय 1 सेकंड के बाद का वेग हमें चाहिए तो t का मान 1 रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो v का मान इतना आ गया। ये वेग बहुत कम है, घर्षण बल के वजह से ये वेग उत्पन्न नहीं हो पाता, ये इस वेग का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए कोई वस्तु किसी और वस्तु के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पे सरकती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण बहुत कम वेग उत्पन्न होता है। उसकी अपेक्षा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से घर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और इसके वजह से अन्य पिंडों के बीच जो उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना कोई गति उत्पन्न होती है ना कोई त्वरण उत्पन्न हो पाता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2 व्यक्ति के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालेंगे, उस गुरुत्वाकर्षण बल के बाद उसका त्वरण कैसे निकालते हैं और उसका वेग कैसे निकालते हैं 1 सेकंड के बाद। यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी दी गई है।